वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा सेल इसको बानपुर फिटर ट्रेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जिसका सीबीटी एग्जामिनेशन 10 मार्च 2024 कल कंडक्ट हुआ है। पेपर में टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछा गया था। 100 क्वेश्चन में से लगभग आपको 70 प्लस क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएगा। जैसे टेक्निकल का 50 क्वेश्चन मिलेगा आज का वीडियो से, 11 क्वेश्चन आपको जीके से मिलेगा और 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए। ऐसे ऑफिशियल पेपर तो आपको मिलता नहीं है। आईबीपीएस जब भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं पेपर कभी भी शो नहीं किया जाता है, सिर्फ आपको मार्क्स और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आपको दिखाया जाता है और ये पेपर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो स्टूडेंट आप एग्जाम देके आते हैं उस सभी स्टूडेंट का फीडबैक से हम मेमोरी बेस्ड पेपर का तैयार करते हैं। आप कहीं पर भी ढूंढ लीजिएगा, आपको इतने सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। जब भी किसी भी एग्जामिनेशन होता है तो उसी का मेमोरी बेस्ड पेपर सिर्फ आपको टेक मैकेनिकल के चैनल से मिल जाता है और सेम आपको इस बार भी इस वीडियो में आपको प्रॉपर क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिलेगा। जो भी स्टूडेंट आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करके आए हैं आप इससे चेक कर सकते हो लगभग आपको कितना मार्क्स आने वाला है, कितना क्वेश्चन में आपका गलत हुआ, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और सेकेंड, जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में जैसे सेल दुर्गापुर में एग्जाम देना है, सेल का किसी भी डिपार्टमेंट का जब रिक्रूटमेंट आएगा तो उन सभी स्टूडेंट का ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर पेपर में आप इसको देख सकते हैं क्योंकि सेल का सभी एग्जामिनेशन, सभी यूनिट का एग्जामिनेशन आईबीपीएस कंडक्ट करते हैं और आईबीपीएस का एग्जाम कंडक्ट करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि आईबीपीएस जब से कंडक्ट करने लगा टेक्निकल एग्जामिनेशन को, उसमें टेक्निकल क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। टेक्निकल जो क्वेश्चन आता है निम्मी का 4 सेमेस्टर का पीडीएफ से पूरा उठा देता है। अगर सेमेस्टर का पीडीएफ में निम्मी का जो पीडीएफ है उसमें अगर गलत आंसर दिए तो एग्जाम में भी गलत आंसर को सही मान लेते हैं। जब आईबीपीएस ने बैंक का एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो उसको सिर्फ बैंक का एग्जाम कंडक्ट करना ही आता है। जब टेक्निकल फील्ड में आया है तो एटलीस्ट उसको टेक्निकल का कुछ तो अब एटलीस्ट इंस्ट्रक्टर रखना चाहिए जो क्वेश्चन स्पेशली इसको सेट कर सके। कोई मेहनत नहीं करता, सिर्फ निमी का 4 पीडीएफ से पढ़ के एग्जाम दे दो, 50 क्वेश्चन तुमको कॉमन मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन रहेगा उतना क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएगा। इसीलिए जब से देखिए आईबीपीएस ने आया है सेल का एग्जामिनेशन में टेक्निकल में कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि सबको 50 में 50 मिल जाता है। कंपटीशन तो आपका फिर आ गया है नॉन टेक्निकल में, जो मैथ रीजनिंग जीके करेगा उसी को सिलेक्शन होगा। तो एक्चुअली टेक्निकल स्टूडेंट का सिलेक्शन ही हो रहा है नॉन टेक्निकल एग्जाम पे। तो ये बहुत ही घटिया सिस्टम है। और टीसीएस पेपर कंडक्ट करता तो उसका लेवल ठीक रहता है। वो पहले कुछ दिन तक कोशिश किया था निमी का पीडीएफ से क्वेश्चन उठाने का, लेकिन डिटो 100% क्वेश्चन को कॉपी नहीं करता था। कुछ क्वेश्चन को निमी का बुक से ले कॉपी करता था। लेकिन आप जो टेक्निकल का टीसीएस पेपर बनाते हैं अच्छे पेपर बनाते हैं, लेकिन आईबीपीएस का पेपर देखना है मतलब आपको लगेगा कि निमी का पीडीएफ ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जब जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सब आपका पीडीएफ में मिल जाएगा। बहुत सारा आपको जगह में ऐसा बोला जाएगा कि एक क्वेश्चन हम लोग चैनल पर डिस्कशन किए थे। चैनल पर डिस्कशन करने का कुछ नहीं है, कुछ नया रहेगा तब तो चैनल पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि जो निमी का पीडीएफ में है अगर पीडीएफ किसी को पढ़ के जाएगा तो उसको सब क्वेश्चन कॉमन आएगा। उसको वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर बोलेगा कि मेरा वीडियो से इतना क्वेश्चन कॉमन आया, बोलना कोई लॉजिकल बात नहीं है क्योंकि सब क्वेश्चन निमी से और सब स्टूडेंट निमी से पढ़ के जाता सबको कॉमन आया है। तो मेन जो कंपटीशन होगा आपका नॉन टेक पर, नॉन टेक जिसका अच्छा गया है उसका सिलेक्शन होगा। ये थोड़ा सा मेरा कुछ स्टेटमेंट था इस टेक्निकल एग्जाम को लेके, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताया हूं। आज का भी पेपर का डिस्कशन शुरू करते, काफी टाइम इसमें मैं आप लोगों का ले लिया हूं। जल्दी डिस्कशन करूंगा क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है। देखिए, व्हिच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ सेफ्ट एंड हब। मतलब वो कौन सा की है जिसको फिट करने के लिए जो आपका हब होता है और जो आपका सेफ्ट होता है दोनों में कीवे कटे होते हैं। मतलब वो कौन सा की है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है और उसको फिट करने के लिए सेफ्ट पर कीवे कटना पड़ता और हब पर भी कीवे कटना पड़ता। तो इसका नाम है सांक की। ओके, और
सांख्यिकी का अगर टेपर का रेशियो पूछा जाता तो 1:100 आपका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर। देखिए किसी नुकीला कॉर्नर पोर्शन है तो उस जगह में जब आपको फाइलिंग करना है तो किस फाइल का आप उपयोग करते हैं, तो स्पेशल फाइल में जो बैडेट फाइल होता है, बैडेट फाइल का हम लोग यूज करते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं ट्राइंगल होता है, लेकिन ट्राइंगल होता है लेकिन एकदम आपका शार्प ट्राइंगल होता है, ये आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में ट्राइंगल और शार्प ट्राइंगल है तो शार्प ट्राइंगल राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू चेक द वर्कपीस टू कंफर्म द शेप। देखिए किसी भी वर्कपीस का शेप को चेक करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, देखिए किसी भी वर्कपीस का शेप को चेक करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोफाइल गेज कहते हैं। प्रोफाइल गेज या आप लोग बोल सकते हैं टेम्पलेट गेज या टेम्पलेट कहते हैं, जो माइल्ड स्टील से बने होते हैं। एक्चुअली देखिए किसी आपका शेप ऐसा है, सोचिए किसी आपका शेप ऐसा बनाना है, वर्कपीस में ऐसा बनाना है, तो ऐसे अगर आपको हर पीस में आपको बनाना है, मास प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो आपको हर वर्कपीस में ऐसा बनाना है, तो इसका ऑपोजिट शेप का हम लोग टूल या आप बोल सकते डिवाइस बना लेते हैं, जिसको टेम्पलेट या प्रोफाइल गेज कहते हैं। तो उससे हम लोग क्या उसको प्रोफाइल गेज को या टेम्पलेट को प्रॉपर साइज में हम लोग बना लिए हैं। बनाने के बाद हम लोग वर्कपीस में आके सिर्फ चेक करेंगे कि हाँ इसका प्रॉपर शेप में आ रहा है कि नहीं। और ये एक्चुअली मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। मास प्रोडक्शन में बार बार तो इसका कितना लेंथ है, इसका कितना लेंथ है, इसका कितना, इधर से कितना, इधर से कितना, इतना मेजरमेंट करने का टाइम नहीं होता है, तो मास प्रोडक्शन आपका नहीं हो पाएगा, उसमें टाइमिंग आपका ज्यादा लग जाता है। इसीलिए जो आपको वर्कपीस में बनाना है उसका ऑपोजिट शेप का आपको टेम्पलेट या प्रोफाइल गेज बनाना पड़ता है। तो जब भी आप बना लेते हैं तो मास प्रोडक्शन करते टाइम वर्कपीस का ए शेप को चेक करने के लिए आप उसी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग डाइज एंड गेजेस। देखिए जो आपका डाई है मतलब एक्सटर्नल थ्रेड कटने के लिए जो यूज होता है, जो गेज आपका चेकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, तो इन सभी का लैपिंग करने के लिए कौन सा लैपिंग एब्रेसिव यूज होता है, तो इसके लिए बोरोन कार्बाइड लैपिंग एब्रेसिव यूज होता है। ओके, अगर आपको बोलते हैं टंगस्टन कार्बाइड का लैपिंग करना है तो तब आपका कौन सा एब्रेसिव यूज होगा, डायमंड यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच एलोइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। मतलब वो कौन सा धातु से या कौन सा एलोइंग एलिमेंट से बने बियरिंग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में काम कर सकते हैं और हेवी लोड को कैरी करके वो काम भी कर सकते हैं। देखिए हायर टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं और हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी करके भी बियरिंग काम कर सकते हैं इजीली। तो इस एलोइंग एलिमेंट से बने बियरिंग का नाम क्या है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम बेस्ड एलोय। तो कैडमियम बेस्ड एलोय से जो बने बियरिंग होता है वो हायर टेम्परेचर को सहन कर सकता है और हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी इसका होता है। और ऐसे अब अगर देखते तो कॉपर एलोय बियरिंग जो होता है उसमें भी आपका हायर टेम्परेचर होता है। हायर टेम्परेचर को वो हायर टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं, लेकिन इतने लोड को वो कैरी नहीं कर सकते जितने कैडमियम बेस्ड एलोय से बने बियरिंग कैरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच बियरिंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेबल फॉर हार्ड जर्नल। तो देखिए आपको बोल रहा है कि किसी हार्ड जर्नल आपको बनाना है तो इसके लिए कौन सा बियरिंग मटेरियल यूज होता है, इसके लिए कौन सा बियरिंग मटेरियल यूज होगा, एल्यूमिनियम एलोय यूज होगा। ओके, जर्नल क्या होता है मैं आपको बता दिया हूं, जो आपका शेफ्ट है और ये अगर सोचिए ये आपका हाब है, ये आपका हाब नहीं सॉरी ये आपका बियरिंग है, ठीक है। बियरिंग का ये इनर रेस है। शेफ्ट का जितना पोर्शन बियरिंग का अंदर रहता है, शाफ्ट का जितना पोर्शन सोचिए इतना पोर्शन बियरिंग के अंदर रहता है, तो इस पोर्शन का नाम है जर्नल। तो हार्ड जर्नल बनाने के लिए किस बियरिंग मटेरियल का यूज होगा, तो एल्यूमिनियम एलोय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच टूल इज यूज्ड टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट
बाय प्रेसिंग द रिवेटेड एज प्लेट। रिवेटेड एज प्लेट को प्रेस करके फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? फिर से एक बार पढ़ लीजिए, रिवेटेड एज प्लेट को प्रेस करके फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? राइट आंसर हो जाएगा फुलरिंग टूल। फ्लूइड टाइट ज्वाइंट मतलब जिससे फ्लूइड बिल्कुल भी लीकेज ना हो सके, फ्लूइड टाइट ज्वाइंट इसको कहते हैं। सोचिए किसी आपका कंटेनर है और कंटेनर में जहां पे दो आपका प्लेट का रिवेटिंग किया है और दो प्लेट का एज से अगर फ्लूइड लीकेज होता है तो वो आपका क्या होता है? वो आपका फ्लूइड टाइट आपका कंटेनर नहीं है, तो उसको उसमें जो दो प्लेट हैं, प्लेट को अच्छा से जोड़ना पड़ेगा, ऐसे उसको जोड़ना है कि उससे फ्लूइड ना निकल सके। और इसके लिए एक टूल यूज होता है जिसका नाम है फुलरिंग टूल। एक बार आप देख लीजिए, ये आपका एक प्लेट है, ओके, और ये आपका दूसरा प्लेट है, ओके। इसमें आपका एक रिवेट है और फिर इधर एक आपका रिवेट है। इसमें देखिए दो प्लेट का एज कहां पर जोड़ रहा है? तो इधर जो प्लेट का एज है इधर आके जोड़ रहा है, ठीक है। इधर अगर प्रॉपरली ज्वाइन नहीं होगा तो इधर से जो फ्लूइड कंटेनर है इधर से पानी निकल जाएगा या फ्लूइड निकल जाएगा। तो इधर आपको क्या करना है? प्रेस करके इधर आपको एक टूल यूज करना है, टूल यूज करके आपको ये जो रिवेट एज है इसको इस प्लेट का साथ अच्छा से जोड़ देना है और जोड़ के क्या करना है? फ्लूइड टाइट ज्वाइंट आपको बनाना है। और ये जो आपका ये टूल जो यूज हो रहा है इसका नाम है फुलरिंग टूल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which stake is used to form an arc of a circle beveled along one side। देखिए इसमें आपको बोल रहे हैं सीट मेटल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टेक को क्या कहते हैं? सीट मेटल वर्कर का एनविल कहते हैं। सबसे पहले एक बार आप लिख लीजिए, स्टेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीट मेटल वर्कर्स एनविल। जैसे फोर्जिंग में एनविल यूज होता है वैसे सीट मेटल के लिए जो हम लोग एनविल यूज करते हैं तो इसको स्टेक कहते हैं। स्टेक डिफरेंट टाइप का होता है, फनेल टाइप स्टेक होता है, हाफ मून टाइप स्टेक होता है। तो इसमें बोला है कि कौन सा स्टेक है जिसमें एक सर्किल का आर्क फॉर्म होता है। सर्किल का आर्क मतलब क्या? ऐसा आर्क का बनाते हैं डिवाइडर से, ऐसे आर्क फॉर्म होता है बिवेल्ड अलोंग वन साइड, और एक साइड में आपका बिवेलिंग क्या होता है? मतलब देखिए ये जो आपका जो स्टेक है ना ऐसे आर्क बना होता है और ऐसे आपका बिवेल्ड होता है। तो एक किसका बात कर रहे हैं? ये आपका हाफ मून स्टेक का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक आर्क आपका सर्किल का आर्क फॉर्म कर रहा है और बिवेल्ड अलोंग वन साइड मतलब एक साइड से वो बिवेलिंग किया हुआ है, ओके। जिसको आपको देख के लग रहा है कि हाफ मून, ठीक है, मतलब अर्ध आप चंद्रमा जिसको आप बोलते हैं, ओके। तो ऐसा जो आपका स्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल्स। देखिए अब फाइलिंग करते टाइम फाइल का टीथ का बीच में मेटल पार्टिकल्स टीथों का बीच में फंस जाता है और इस त्रुटि को कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। टीथ का बीच में फंसा हुआ मेटल चिप्स को या मेटल्स को निकलने के लिए हम लोग जो मेन चीज यूज करते हैं उसका नाम है फाइल कट। ऑप्शन में फाइल कट बिल्कुल भी नहीं था, वायर ब्रश। सब बहुत सारा स्टूडेंट वायर ब्रश को राइट आंसर करके आया है, जो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। वायर ब्रश कभी नहीं यूज होता, ये आपका वेल्डिंग का टाइम यूज होता है। कब यूज होता है? जब आपको स्लैग को हटाना पड़ता है, ओके। अगर फाइल कार्ड होता तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कि पिनिंग ऑफ फाइल को रिमूव करने के लिए फाइल कार्ड यूज होता है। लेकिन ऑप्शन में आपका कॉपर स्ट्रिप था तो कॉपर स्ट्रिप राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर का एक छोटा सा पत्ती ये आपका यूज होता है, ठीक है। कॉपर या ब्रास भी अगर बोलते तब भी ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन में कॉपर स्ट्रिप था तो कॉपर स्ट्रिप इज द राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर के पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई चक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। फाइल का फेस में क्यों चक अप्लाई किया जाता है? देखो जब हम लोगों का रफ फाइलिंग हो जाता है, रफ फाइलिंग होने के बाद हमको सिर्फ फिनिशिंग करना है
और जो आपका फाइल है उससे अगर आप चाहते हैं बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव हो, तो आपको क्या करना है, उस फाइल का फेस में ना चॉक को डाल देना है। तो उसमें टीथों का बीच में जो भी गैप है उसमें चक पहले से भरा हुआ हो जाएगा, वो आप बोल सकते पिनिंग ऑफ फाइल हो जाता है, और उसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टीथ उसमें से निकला हुआ रहेगा, और उसी से अगर हम लोग फाइलिंग करेंगे तो उससे ही थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूव होगा, उसमें आपका फिनिशिंग होगा। ओके, इसलिए चॉक पाउडर यूज किया जाता है कि रिड्यूस पेनिट्रेशन, मतलब जो भी आपका मटेरियल्स है, जो आप चिप काटिंग करते हैं मेटल, जब आप रिमूव करते हैं फाइलिंग करके, उसमें अगर ज्यादा मटेरियल रिमूव होता है तो वो ज्यादा मटेरियल आपको कहां पे चला जाता है, आपका फाइल के टीथ का बीच में, तो उससे आपका ज्यादा मटेरियल रिमूव होता है तभी तो फाइल के टीथ में जाता है। अगर कम मटेरियल रिमूव होगा तो फाइल के टीथ में जाने का कोई चांस नहीं होगा। तो पेनिट्रेशन को कम करने के लिए एक होता है, और पिनिंग ऑफ फाइल को भी कम करने के लिए आप पहले से तो चॉक से उसको करके रखे हैं और पिनिंग ऑफ फाइल करके रखे हैं, उसमें अगर अगर आपका मेटल चिप्स आएगा तब भी वो घुस नहीं पाएगा। चॉक को तो निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा, आप उसको धो भी सकते हैं, या तो ऑयल से आप अगर साफ कर देंगे तो वो पिनिंग ऑफ फाइल हट जाएगा, आपका चॉक निकल जाएगा। ओके, तो पेनिट्रेशन और पिनिंग ऑफ फाइल को बंद करने के लिए, कम करने के लिए चॉक यूज किया जाता है फाइल का फेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which part of universal surface gauge is used to set scriber at a required position exactly? मतलब यूनिवर्सल सरफेस गेज का वो कौन सा पार्ट है जिसका सहायता से हम लोग स्क्राइबर को हम लोग का रिक्वायर्ड पोजीशन में, हम लोग का निर्दिष्ट पोजीशन में एग्जैक्टली सेट कर सकते हैं। मतलब यूनिवर्सल सरफेस गेज का वो कौन सा पार्ट है जिसका सहायता से हम लोग का जहां पर स्क्राइबर को सेट करना है मेजरमेंट के लिए, उधर हम लोग एग्जैक्टली फाइन सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू यूज होता है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन, इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज। आइसोमेट्रिक थ्रेड में कैलकुलेट करने के लिए बोला है TDS। तो टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। डेप्थ का फॉर्मूला हो जाएगा 0.6134 इंटू पिच, तो पिच आपका 1.5 है, तो इधर आप कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 1.84 आ जाता है। 1.84 इज इक्वल टू आपका आता है 8.16। 8.16 को आप क्या बोल सकते हैं, अप्रॉक्स 8.2 बोल सकते हैं। तो 8.2 आपका ऑप्शन में था, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। किसी भी राउंड बार का सेंटर पॉइंट को निकालने के लिए, सेंटर पोर्शन को निकालने के लिए कौन सा कैलिपर यूज होता है, ये आपका जेनी कैलिपर यूज होता है। जेनी कैलिपर को हम लोग ऑड लेग कैलिपर कहते हैं, बेंट लेग कैलिपर कहते हैं, और हर्माफोर्डाइट कैलिपर कहते हैं। हर्माफोर्डाइट कैलिपर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का हिंदी नाम है गुनिया। तो ट्राई स्क्वायर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो सबसे पहला जो रीजन होता है, इससे हम लोग किसी भी एडजेसेंट साइड का राइट एंगल को चेक कर सकते हैं, राइट एंगल को चेक कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, टू चेक द राइट एंगल ऑफ एनी जॉब, मतलब 90 डिग्री को चेक कर सकते हैं, और इससे हम लोग स्ट्रेटनेस को भी चेक कर सकते हैं, पैरेललिज्म को भी चेक कर सकते हैं इसका ट्राई स्क्वायर का ब्लेड से। 15 नंबर क्वेश्चन, ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर इन ए ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। इसमें देखिए आपको बोला एक डायमेंशन आपको दिया गया है, और इस डायमेंशन में 25 प्लस माइनस 0.2, और इसमें आपका टॉलरेंस निकालना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है बेसिक साइज, बेसिक साइज। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25। इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब आपको टॉलरेंस पूछा है, आपको पता है, बेसिक साइज आपको पूछा जा सकता है। अपर डिविएशन आपका हो जाएगा प्लस 0.2, लोअर डिविएशन आपका हो जाएगा माइनस 0.2, अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट आपका हो जाएगा बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन, मतलब ये आपका हो जाएगा 25.02 मिलीमीटर। अगर आपका लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट निकालने के लिए बोले तो आपका हो जाएगा बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन। ओके, तो इधर आपका हो जाएगा 24.98,
क्योंकि देखिए ये जो आपका प्लस है, प्लस का बाद जो आपका लोअर डिविएशन है उधर आपको ब्रैकेट में लिखना है -0.2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट 24.98। तो टॉलरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है? टॉलरेंस निकालने का फॉर्मूला जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या आप बोल सकते हैं मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। तो आप माइनस कर दीजिएगा तो 0.04 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ये है एग्जैक्ट या एक्चुअल प्रोसीजर टॉलरेंस निकालने का। आप तो किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं आपका ट्रिक से। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7G6? इसमें देखिए 30 आपका बेसिक साइज है, H आपका फंडामेंटल डिविएशन फॉर होल, और 7 आपका ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर होल, G आपका फंडामेंटल डिविएशन फॉर शेफ्ट, और 6 आपका फंडामेंटल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर शेफ्ट। ओके, इसमें देखिए ये जो आपका फीट है, 21 टाइप ऑफ फीट है, क्लियरेंस फीट है। आपको सिर्फ पूछा था ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये आपका फीट को इंडिकेट कर रहा है। अगर ऐसे आपको दिया जाता है 30H7P6 तो तब आपका हो जाता है इंटरफेरेंस फीट। अगर ऐसे आपको दिया जाता 30H7J6 तो ये आपका हो जाता है ट्रांजिशन फीट। ओके, इन तीन एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंड स्निप? बेंड स्निप का उपयोग करने का क्या मकसद होता है? किसी सर्कुलर काट आपको जब कटना होगा तो यूज होता है बेंड स्निप, और स्ट्रेट स्निप से आप लोग स्ट्रेट काट कर सकते हैं, या लार्ज जब आपको एक्सटर्नल कटिंग करना पड़ेगा, एक्सटर्नल जब आपको कार्व करना पड़ेगा तब भी आप यूज कर सकते हैं स्ट्रेट स्निप का। बट जब आपको सर्कुलर काट काटना है, या सर्कुलर काट या कोई भी आपको नॉर्मली आर्क कटना है तो आप इजीली सर्कुलर में काट कर सकते हैं बेंड स्निप, क्योंकि इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो भी आपका बेंड रहता है, इसीलिए तो आपको कार्व में कटना या सर्कुलर में कटना इजी होता है बेंड स्निप से। ओके, और स्निप सिर्फ शीट मेटल का 1.2 मिलीमीटर थिकनेस के लिए अवेलेबल होता है। अगर शीट मेटल का थिकनेस इससे ज्यादा हो जाएगा तब स्निपर यूज नहीं होगा, तब आपका CR यूज होता है। ओके, 1.2 मिलीमीटर थिकनेस से नीचे वाला जो भी आपका शीट मेटल है उसको कटने के लिए स्निप यूज होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हिच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अ पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर? इसमें देखिए, इसमें बोला है दो अलग अलग डायमीटर का पाइप को जोड़ने के लिए कौन से इक्विपमेंट या स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग डिवाइस का यूज होता है? तो रिड्यूसर का यूज होता है। रिड्यूसर से इसमें दो डिफरेंट डायमीटर पाइप को हम लोग जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच वायर रोप्स स्टैंड्स आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन? मतलब वो कौन सा वायर रोप है? वायर रोप कहां पे यूज होता है? वायर रोप आपका हेवी लोड के लिए आपका यूज होता है। तो ये आपका कौन सा वायर रोप का स्टैंड है? वायर रोप है जिसमें हम लोग स्टैंड को सेम डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लैंगले रोप में। अगर ऐसे आपको पूछता है व्हिच वायर रोप स्टैंड्स आर ट्विस्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तब आपका हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप स्टैंड को घुमाते हैं और आप इस रोप को बनाते हैं उसको कहते हैं रेगुलर ले रोप। ओके, इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर? यूनिवर्सल सरफेस गेज का वो कौन सा पार्ट है जो स्क्राइबर को पकड़ के रखते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नैग। कुछ स्टूडेंट कह रहा था कि ये आपका इमेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इस पार्ट का नाम क्या है जो स्क्राइबर को यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो पिलर है या स्पिंडल है उसका साथ उसको पकड़ के रखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नैग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ? इसमें बोल रहा है वो कौन सा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग किसी भी दिया गया होल का निश्चित डेप्थ तक हम लोग उसको एनलार्ज कर सकते हैं। फिर से मेरा बात सुन लीजिए, वो कौन सा ऑपरेशन है जिसमें दिया गया होल का निश्चित डेप्थ तक हम लोग उसका डायमीटर को एनलार्ज कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, सोचिए ये आपका किसी वर्कपीस है, वर्कपीस में आपका ऐसा होल था, ठीक है, और इस होल पहले से था। अब क्या करना है, आपको इतना डेप्थ तक इसका डायमीटर को इनलार्ज करना है। तो ये होल को जब आपको इनलार्ज करना है, ऐसा अगर आपको करना है
तो इसके लिए आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, इसके लिए आपको काउंटर बोरिंग टूल का यूज करना पड़ेगा। काउंटर बोर टूल यूज करके आपको काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करना है, जिससे आपका की सॉकेट हेड स्क्रू इससे प्लेस हो सके। ठीक है, तो जो काउंटर बोरिंग ऑपरेशन होता है उसमें किसी वर्कपीस में पहले से होल है और उसका निर्दिष्ट डेप्थ तक अगर उसका होल का साइज को एनलेज करना है तो तब यूज होता है काउंटर बोरिंग ऑपरेशन, जिससे कि सॉकेट हेड स्क्रू, कैप स्क्रू उसमें आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which type of bush is used in jig to perform more than one operation in same location? मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ बुश है जो जिग में यूज होता है एक से अधिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। मतलब जिग में एक ऐसा टाइप ऑफ बुश यूज होता है जिससे हम लोग एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब एक से अधिक, मतलब अगर हम उसमें ड्रिलिंग करें, उसमें डिमिंग भी कर सकते हैं, उसमें टैपिंग भी कर सकते हैं, उसमें बोरिंग भी कर सकते हैं। तो वो कौन सा टाइप ऑफ बुश है जिससे हम लोग एक से अधिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप रिन्यूएबल बुश या स्लिप बुश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which metal is extracted from कैसेटराइट? कैसेटराइट और एक होता है इसका ओर टीन स्टोन। नाम सुन के तो आपको अब पता चल रहा है, तो इन ओर से हम लोग किस धातु को प्राप्त करते हैं? तो टीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको अयस्क के बारे में पढ़ना, अयस्क जो ओर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। मैं अभी आपको बताया हूं कि फाइलिंग करते टाइम फाइल का टीथ का बीच में जो मेटल पार्टिकल्स क्लॉग हो जाता है, फंस जाता है, तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सो? लकड़ी कटने वाला जो हैक्सो है उसका टीथ को नुकीला करने के लिए, शार्पनिंग करने के लिए कौन सा फाइल यूज होता है? मिल सॉ फाइल यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हिच एंगल डिटरमाइंस द रेक एंगल ऑफ अ ड्रिल? ड्रिल का रेक एंगल को कौन सा एंगल स्थिर करता है? तो ये आपका हेलिक्स एंगल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 27.5 डिग्री, या आप बोल सकते हो 27.5 डिग्री जनरल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस मतलब आपका नॉर्मली लो कार्बन स्टील के लिए या माइल्ड स्टील के लिए। 3 टाइप्स ऑफ हेलिक्स एंगल ड्रिल में यूज होता है। पहला H, दूसरा N और तीसरा S। H मतलब हार्ड एंड टेनासियस, CIOUS, हार्ड एंड टेनासियस मेटेरियल के लिए जो हेलिक्स एंगल यूज होता है वो H टाइप हेलिक्स एंगल यूज होता है, जिसका लगभग एंगल होता है 10 to 13 डिग्री। ओके, एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा जरूर। और एन मतलब जो नॉर्मल लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के लिए होता है, इसका हेलिक्स एंगल का वैल्यू होता है 18 to 30 डिग्री। हेलिक्स एंगल का रेंज होता है। मैं इसीलिए अभी बोला हूं ना कि हेलिक्स एंगल का वैल्यू ड्रिल में जनरली कितना होता है? 27.5 डिग्री। अब देखिए 18 to 30 का अंदर ही आ रहा है। और जो आपका एस है, एस हेलिक्स एंगल सॉफ्ट और टफ मटेरियल का ड्रिलिंग करते टाइम यूज होता है एस हेलिक्स एंगल, जिसमें आपका वैल्यू होता है 35 to 40 डिग्री इस हेलिक्स एंगल का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डिफेक्ट कॉज्ड बाय इंटरलॉक्ड एयर बबल्स एंड पॉकेट्स इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइंस एंड कंपोनेंट्स? सिंपल लॉजिक। हाइड्रोलिक बहुत सारा स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वेल्डिंग तो आप पढ़ ली है। वेल्डिंग कर रहे हैं, सोचिए ये आपका किसी प्लेट है, ठीक है, ये आपका किसी प्लेट है। इन दो प्लेट को आप वेल्ड करके जोड़ रहे हैं, वेल्ड करके आप जोड़ दिए हैं। ओके, और ये वेल्डिंग करके जोड़ने का बाद आपको पता चल रहा है कि इसी का बीच में कोई फॉरेन मटेरियल, बाहर का कोई पदार्थ उसमें फंस गया था या एयर फंस गया था, मतलब ऑक्सीजन उसमें फंस गया था। और ऑक्सीजन फंसने का कारण क्या हो गया? इसमें वायु फंसने का कारण इसमें प्रॉपर वेल्ड नहीं हो पाया, इसमें आपका बीच बीच में गैप हो जाता है।
स्मॉल अगर छोटा छोटा स्मॉल गैप होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको पोरोसिटी कहते हैं। ठीक है, एयर बबल्स फंसने का कारण उसमें वेल्ड का बीच में आपका गैप हो जाता है, इसको हम लोग पोरोसिटी कहते हैं। और अगर ये वेल्ड जॉइंट का बीच में जो आपका वायु फंस जाने का कारण या ऑक्सीजन फंस जाने का कारण अगर बड़ा बड़ा होल हो जाता है, सोचिए ऐसा बड़ा बड़ा होल हो जाता है, मतलब इसको तब हम लोग कहते हैं कि वेल्ड जॉइंट में ब्लो होल है, मतलब उसमें होल का साइज बड़ा है। ओके, ऐसा ही सेम टू सेम है हाइड्रोलिक पाइपलाइन या कंपोनेंट में। उसमें अगर देखिए बोला है कि इंटरलॉक्ड एयर बबल्स एंड पॉकेट्स इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइन एंड कंपोनेंट। किसी हाइड्रोलिक पाइपलाइन और कंपोनेंट जो है उसमें क्या रहता है, उसमें आपका ऑयल रहता है, उसमें अगर आपका वायु फंस जाता है, ऐसे तो आप देखे होंगे जो खेत में हम लोग चलाते पंप चलाते हैं और हम लोग किसी तालाब से उसको जब हम लोग पंप तक लेके आते हैं उसके लिए सेक्शन पाइप हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सेक्शन पाइप में अगर वो हवा पकड़ लेते हैं तो क्या करेगा, उसमें एयर बबल्स का रूप में देखना, जहां पे पानी जाता है ना डिलीवरी पाइप का, पाइप से जब पानी जाता है, पहले देखिए ये आपका पंप है, ये आपका तालाब है, तालाब से सेक्शन पाइप से इधर आप कनेक्ट कर लिए पंप में, और पंप जहां से पानी छोड़ रहा है इधर आप डिलीवरी पाइप से आप पानी लेके जा रहे हैं खेत तक। इसमें अगर आपका जो तालाब में जो आपका सेक्शन पाइप का जो उधर एक हेड रहता है, उधर अगर आपका हवा पकड़ लेता है या इधर अगर आपका हवा पकड़ लेता है तो क्या करेगा, हवा पकड़ने का कारण जो आपका पानी इस डिलीवरी पाइप से जाएगा खेत में, और पानी का साथ साथ देखना क्या होता है, उसमें एयर बबल्स उसमें रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें एयर बबल्स रहता है। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलता है कि आपका पानी जा रहा है ऊपर में एयर बबल्स है। ठीक है, वैसे हाइड्रोलिक पाइपलाइन में भी सेम टू सेम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिक पाइपलाइन या कंपोनेंट में भी सेम टू सेम होता है। उधर अगर आपका हवा फंस जाता है तो वो आपका जो ऑयल रहता है, ऑयल के ऊपर आपका उसमें एयर बबल्स हो जाता है, क्योंकि उसमें हवा फंस गया है, इसलिए हवा मतलब ऑक्सीजन फंस गया है। तो इस डिफेक्ट का नाम क्या है, इस डिफेक्ट का नाम है कैविटेशन। इसमें देखिए ये जो आपका पानी जा रहा है, पानी के ऊपर जो आपका बूंद बूंद करके जो एयर बबल्स रहता है वो क्या कर रहा है, उसमें कैविटी बना रहा है, हवा रहता है, इसीलिए वो आपका उतना पानी नहीं जा रहा है, वो तो आपका हवा जा रहा है, तो वो आपका क्या करो, वो जगह को आपका कैविटी बना रहा है। कैविटी मतलब उसमें पूरा गैप बना देता है, तो ये आपका हवा जहां पे रहता है ना, जहां पे पानी जा रहा है उसमें आपका गैप हो जाता है। ठीक है, वो आपका कैविटी बन जाता है, क्योंकि उतना पानी वो नहीं जाता है। तो सेम टू सेम इसमें भी, इसमें आपका हवा फंस जाने का कारण क्या होता है, हवा फंस जाने का कारण इसमें आपका बड़ा बड़ा होल बन जाता है, कैविटी बन जाता है। ठीक है, और कैविटी मतलब बड़ा बड़ा होल बन जाता है। तो इसमें भी सेम टू सेम हाइड्रोलिक पाइपलाइन और जो भी कंपोनेंट है उसमें अगर आपका हवा फंसता है तो ऑयल का ऊपर आपका एयर बबल्स दिखता है, तो वो जगह आपका क्या होगा, वो जगह आपका सब कैविटी हो गया, मतलब उतना बड़ा बड़ा आपका गैप हो गया, जैसे आपका इधर हुआ है। मैं आपको समझाने का बहुत कोशिश किया, सभी स्टूडेंट को एटलीस्ट समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। दो मिलने वाला पार्ट के बीच में जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट इसका राइट आंसर अलाउंस करने वाला है, तो अलाउंस बिल्कुल भी नहीं होगा, अलाउंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अलाउंस क्यों नहीं होता है, सोचिए ये आपका एक पार्ट्स है, ठीक है, ये आपका एक ऐसा पार्ट्स है, ये आपका मेल पार्ट्स है और ये आपका फीमेल पार्ट है। ठीक है, दो मिलने वाला पार्ट का बीच में अगर हम लोग जानबूझ के इंटेंशनली उसमें अगर हम लोग कुछ छूट देते हैं तो उसको कहते हैं अलाउंस। दो मिलने वाला पार्ट का बीच में अगर हम लोग इंटेंशनली कुछ अलाउंस मतलब छूट दे देते हैं तो उसको कहते हैं अलाउंस। ठीक है, एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते अभी मैं मंदिर गया था तो इसलिए अभी तिलक दे दिया है, तो फिर क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में जो आपको बोला है दो मिलने वाला पार्ट का बीच में जो संबंध होता है कि हाँ वो अगर ढीला हो रहा है, उन दोनों का बीच का रिलेशन अगर ढीला है, लूज है, मतलब क्या है, वो क्लियरेंस फिट है। अगर दो मिलने वाला पार्ट का बीच का अगर संबंध अगर टाइट होता है मतलब वो इंटरफेरेंस फिट है। अगर वही दो पार्ट का बीच का संबंध कभी कभी ढीला होता है, कभी टाइट होता है, मतलब वो ट्रांजिशन फिट है। तो दो मेटिंग पार्ट का बीच का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो कौन स्थिर करता है, फिट।
स्थिर करता है। तो इसी को फीट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी था आपका फीट, तो वो फीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल्ड होल। इसमें देखिए आपका किसी वर्कपीस है, वर्कपीस में पहले से होल किया हुआ है और इसका फ्रंट पोर्शन आपको फ्लैट शीट बनाना है। किसके लिए? किसी वाशर, किसी बोल्ट, किसी नाट को सहायता या स्थान देने के लिए। ठीक है, तो ऐसा किसी ऑपरेशन होता है जिसमें किसी कार्य में पहले से होल किया हुआ है और उसी का फ्रंट पोर्शन को ऑपरेशन करके फ्लैट बनाया जाता है किसी वाशर, नाट और बोल्ट को स्थान देने के लिए। तो इस ऑपरेशन का नाम है स्पॉट फिशिंग। स्पॉट फिशिंग करने के लिए हम लोग फ्लाई कटर का जनरली यूज करते हैं। ओके, हम लोग स्पॉट फिशिंग लेथ मशीन से भी कर सकते हैं और मिलिंग मशीन से भी कर सकते हैं। फ्लाई कटर मिलिंग मशीन में यूज होता है मेनली। Where यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग कहां पर यूज होता है? कपलिंग क्लच रिलेटेड अगर आपको किसी भी डाउट है, सभी स्टूडेंट का तो डाउट होगा, कपलिंग और क्लच सब पावर ट्रांसमिशन चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है और आप जरूर टेक मैकेनिकल चैनल का क्लच और कपलिंग का दोनों वीडियो यूट्यूब से आप जरूर देख लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास प्रोवाइड किया हुआ है, आपको कपलिंग रिलेटेड कोई डाउट नहीं मिलेगा। तो इसमें जो आपका यूनिवर्सल कपलिंग है वो आपका ऑटोमोबाइल व्हीकल का प्रोपेलर शाफ्ट में यूज होता है। ऑटोमोबाइल का प्रोपेलर शाफ्ट या ऑटोमोबाइल व्हीकल का प्रोपेलर शाफ्ट में यूज होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज एक्सटर्नली हार्ड एंड यूज्ड इन लैपिंग फॉर हेवी स्टॉक रिमूवल। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ लैपिंग एब्रेसिव होता है जो एक्सटर्नली हार्ड होता है, कठोर होता है एक्सटर्नली, और इसको हेवी स्टॉक रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। लैपिंग करते टाइम जब आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा तो कौन सा आप लैपिंग एब्रेसिव यूज करेंगे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच इज द डार्केस्ट पेंसिल ग्रेड। मतलब एक तो आपका होता है हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड और एक आपका होता है सॉफ्टेस्ट पेंसिल ग्रेड। जो सॉफ्टेस्ट पेंसिल ग्रेड होता है, वो सबसे ज्यादा डार्केस्ट होता है, ओके। और जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड होता है वो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट पेंसिल ग्रेड होता है। तो इसमें देखिए जो भी आपका मैक्सिमम होता है 9B सबसे मैक्सिमम होता है, इसका डार्कनेस या इसका डार्केस्ट सबसे ज्यादा होता है और ये सॉफ्टेस्ट भी होता है। ऑप्शन में शायद मैक्सिमम आपको 5B था, जितना B का वैल्यू मैक्सिमम था वो सबसे ज्यादा डार्केस्ट पेंसिल ग्रेड या सॉफ्टेस्ट पेंसिल ग्रेड हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ BSW थ्रेड इज BT स्टैंडर्ड विथ व्हाट थ्रेड, BT स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, BT स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इन तीनों थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री, बट इसका डेप्थ का फॉर्मूला अलग अलग होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, What 5 denotes in grinding wheel specification 41A, 46H, 5, इसमें कुछ दिया U8। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन है 41 आपका मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, ये मतलब आपका टाइप ऑफ एब्रेसिव, ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें आपका टाइप ऑफ एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ बॉन्ड, लास्ट में आपका मैन्युफैक्चर ओनर। तो इसमें जो आपका 5 है ये आपका क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आप देख लीजिए, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर चेन हुक। तो चेन हुक बनाने के लिए कौन सा धातु का मेनली उपयोग किया जाता है? तो चेन हुक बनाने के लिए रॉट आयरन का यूज किया जाता है, पिटवा लोहा का यूज किया जाता है, जो लोहे का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसमें कार्बन परसेंटेज ओनली 0.02 से 0.03% तक होता है। ओके, और इसको हम लोग एस्टोन या बियर्स प्रोसेस से इसको प्राप्त करते हैं और पर्लिंग फर्नेस से हम लोग रॉट आयरन को बनाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल इज जनरली, साधारणतः ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री होता है। देखो ड्रिल का और चीजेल का पॉइंट एंगल एक्चुअली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसका एक स्टैंडर्ड पॉइंट एंगल होता है, जैसे ड्रिल का 118 डिग्री है। ठीक है, तो
ये पॉइंट एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस मटेरियल के ऊपर हम लोग एक्चुअली कार्य करने जा रहे हैं। ड्रिल आप अगर करने जा रहे हैं किसी आपका हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल है, तो उसके लिए आपका पॉइंट एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे स्टील होता है, स्टील आपका ज्यादा हार्ड होता है किसका तुलना में, नॉर्मल जो आपका माइल्ड स्टील होता है उसका तुलना में। ठीक है, जनरल पर्पस बोला मतलब जनरल पर्पस में हम लोग मैक्सिमम जगह में क्या यूज करते हैं, माइल्ड स्टील यूज करते हैं, मतलब उसका लो कार्बन स्टील कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कौन हार्ड होता है, इससे ज्यादा आपका स्टील हार्ड होता है। स्टील, तो स्टील जब आपका हार्ड होता है, इसको जब आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो 100 लगभग 130 से 135 डिग्री का आपको पॉइंट एंगल रखना पड़ता है। और जब आपका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है तो पॉइंट एंगल का वैल्यू भी कम हो जाता है। पॉइंट एंगल का स्टैंडर्ड वैल्यू 118 डिग्री होता है। और आपका अगर जब प्लास्टिक आ जाता है या बेकलाइट होता है तो वो प्लास्टिक बेकलाइट मटेरियल के लिए तब आपका पॉइंट एंगल ओनली 90 डिग्री हो जाता है। ओके, तो ये एक्चुअली मटेरियल का हार्डनेस के ऊपर पॉइंट एंगल डिपेंड करता है, बट जनरल पर्पस मतलब माइल्ड स्टील के लिए 118 डिग्री होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायरवुड पेपर क्लॉथ। इसमें देखिए आपको बोल रहा है किसी सॉलिड चीज जैसे लकड़ी, पेपर, क्लॉथ से अगर जब आग लगता है तो किस कैटेगरी में आग में आता है, क्लास ए फायर का कैटेगरी में आता है। ओके, जब लिक्विड चीज किसी फ्लेमेबल लिक्विड जैसे गैसोलीन, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इससे आग जब लगता है तो क्लास बी कैटेगरी फायर में आता है। और जब आपका किसी गैस जब किसी गैस से रिलेटेड आग होता है तो क्लास सी कैटेगरी फायर में आता है। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर, मैं डिस्कशन इसको कर दिया हूं। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू होल्ड द नट एंड बोल्ट। नट और बोल्ट को पकड़ने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, रेंज यूज होता है। ओके, रेंज से तो हम लोग नट और बोल्ट को टाइट करते हैं और लूज करते हैं। इधर देखो तो 38 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन किया। और भी 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आपका ऐसे थ्योरी है, बाकी इसका जो बैकग्राउंड रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी पीडीएफ में आज का क्लास में डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। पूरा वीडियो को आप देख लीजिए। देखिए 39 नंबर से जीके का क्वेश्चन शुरू होगा। जीके का क्वेश्चन शुरू होने के बाद डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, तो आप देखते रहिए। देखिए, बालकृष्ण दोषी गॉट पद्मश्री अवार्ड इन व्हिच फील्ड। तो बालकृष्ण दोषी पद्मश्री अवार्ड जो उसको मिला है वो किस क्षेत्र में उसको मिला है, आर्किटेक्चर फील्ड में उसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट लेपर्ड इन इंडिया। मतलब भारत का कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा लेपर्ड मतलब चीता बाघ रहता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी है, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन, द्वारका मठ इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। द्वारका मठ इंडिया का कौन सा स्टेट में लोकेटेड है, तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। सेल वाज बिकम ए महारत्ना कंपनी इन व्हिच ईयर। मतलब सेल को महारत्ना कंपनी में अंतर्भुक्त किया गया था किस साल में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। 43 नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट सेल हैज नो यूनिट। कौन सा स्टेट में, कौन सा राज्य में सेल का कोई यूनिट नहीं है। सेल का तो 5 यूनिट है, मेनली 5 यूनिट है। मेनली क्या क्या है, देखिए आपका भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़, बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड, और दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो आपका पश्चिम बर्धमान मतलब वेस्ट बंगाल, इसको स्टील प्लांट जो आपका वेस्ट बंगाल में है, इसको स्टील प्लांट जो आपका पश्चिम बर्धमान में आता है वो आपका वेस्ट बंगाल में आता है। और एक क्या है, राउरकेला स्टील प्लांट। तो टोटल 5 स्टील प्लांट होता है। राउरकेला आपका उड़ीसा में है, तो आप एक बार इसको तो एटलीस्ट लिख लीजिए, आरएसपी राउरकेला उड़ीसा, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट ये आपका कहाँ हो रहा है, बीएसएल मतलब बोकारो झारखंड, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, और ये आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट ये आपका वेस्ट बंगाल का पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, और इसको स्टील प्लांट ये भी वेस्ट बंगाल का पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसलिए कहां पे यूनिट नहीं है, बिहार में कोई यूनिट नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हिच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। देखिए कौन सा माउंटेन रेंज यूरोप को एशिया से अलग किया है,
तो उड़ाल माउंटेन रेंज अलग किया है। ओके, बहुत सारा स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था सर सेल का जीके कैसा पूछा जाता है, एक बार आप दिखा दीजिए। तो इसमें आपको 11 जीके का क्वेश्चन मिलेगा, 10 रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा। चेरी ट्री इज रिटन बाय, चेरी ट्री एक बुक है और हम लोगों का टाइम भी एक टॉपिक भी था, हम लोग जो पढ़े थे क्लास 9-10 में। तो ये रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है चेरी ट्री। ओके, देखिए स्किल हब एस्टैब्लिश इन 2024 इन व्हिच स्टेट, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि स्किल हब 2024 में कहां पर प्रतिष्ठा किया गया है। तो उड़ीसा लिख के एक स्टूडेंट ने शेयर किया है, तो इसको समझ में नहीं आया है, तो ऐसा एक क्वेश्चन तो आया था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कब मनाया जाता है, तो 11th में इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, which cell unit is India's largest producer and supplier of world class rails for Indian Railway? सेल का वो कौन सा यूनिट है जो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सप्लायर भी है वर्ल्ड क्लास रेलवे, जो इंडियन रेलवे को प्रोवाइड करता है। तो ये आपका भिलाई स्टील प्लांट प्रोवाइड करता है। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन, हु वाज नॉट द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कुछ आदमी का नाम इसमें दिया गया था, जिसमें से आपको चुनना था कि कौन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इससे पहले नहीं था। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, इसीलिए आपको सभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम तो एटलीस्ट जानना है, तभी आपको पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्हिच चक, देखिए इसी का साथ साथ शुरू हो जाता है फिर टेक्निकल का क्वेश्चन। व्हिच चक होल्ड्स इरेगुलर शेप्ड वर्कपीस, मतलब वो कौन सा चक है जिससे हम लोग अनियमित आकार के वर्कपीस को पकड़ सकते हैं। तो फोर्जा चक या इंडिपेंडेंट चक राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, व्हिच फाइल इज 2/3 पैरेलल टू द एज ऑफ द फाइल, मतलब वो कौन सा फाइल है जिसका 2/3 पैरेलल होता है और 1/3 पोर्शन टेपर होता है। तो 2/3 ये जो आपका भाग है ये आपका पैरेलल होता है और बाकी 1/3 टेपर होता है, तो ये आपका फ्लैट फाइल में होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी का साथ साथ डायग्राम का क्वेश्चन शुरू होता है। डायग्राम का क्वेश्चन खत्म होने पर इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू करूंगा। व्हाट इज द सिंबल मार्क्ड एज एक्स? इसमें देखिए कुछ सिंबल आपको दिया गया है जो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम का सिंबल दिया गया है। जैसे आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का नाम सुने हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब ब्रेकडाउन होने से पहले, मशीन खराब होने से पहले जो हम लोग पीरियडिकली मशीन का जो मेंटेनेंस करते रहते हैं, उसमें लुब्रिकेशन करना, उसका जो भी क्या नाट टूटा फूटा हो गया है उसको बदल देना, तो इसको हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो इसीलिए कुछ मशीन का जो पार्ट होता है तो उसमें हम लोग अलग अलग टाइम का इंटरवल में लुब्रिकेशन करते हैं। तो वो मशीन पार्ट में हम लोग लिख के तो नहीं रख सकते, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपका सिंबल है, ऐसा अगर किसी पार्ट में सिंबल है मतलब इधर डेली लुब्रिकेशन आपको करना है। ऐसा अगर सिंबल है मतलब आपको वीकली लुब्रिकेशन करना है। ऐसा अगर स्क्वायर सिंबल है मतलब आपको मंथली लुब्रिकेशन करना है उसी पार्ट में। और ऐसा अगर आपका 1 2 3 4 5 हेक्सागन है तो आपको अदर देन मंथली आपको लुब्रिकेशन करना है। मतलब क्वार्टरली भी आप कर सकते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली आप लुब्रिकेशन कर सकते हैं। तो आपको एक्स के बारे में पूछा गया मतलब मंथली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। वेट, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का क्या नाम है? देखिए देख के तो आपको लग रहा है कि रिंग गेज है, किसी शेफ्ट का साइज को चेक कर सकते हैं, लेकिन देखिए अंदर इसका इंटरनल थ्रेड कटे हुए हैं। तो जब थ्रेड कटे हुए हैं मतलब ये किसी शाफ्ट का जिसका एक्सटर्नल थ्रेड है वो चेक करेगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका है थ्रेड रिंग गेज। रिंग गेज तो है लेकिन इसमें थ्रेड है, मतलब थ्रेड रिंग गेज है। ये क्या करेगा, किसी शेफ्ट का जो एक्सटर्नल थ्रेड है उसका साइज को चेक करेगा। देखिए ऐसा एक आपका स्टेक का इमेज दिया गया था, तो इस स्टेक का नाम है राउंड बॉटम स्टेक। देखिए इसमें आपका राउंड बॉटम है ना, इसलिए इस स्टेक का नाम है राउंड बॉटम स्टेक। हैचेट स्टेक होता है, फनेल स्टेक, हाफ मून स्टेक में आपको बताया हूं। ओके, जो आपका किसी सर्कल का आर्क का जैसा होता है और उसका वन साइड बिवेल्ड होता है। नेक्स्ट सर्कुलर स्प्लिट डाई या बुटन डाई से आपको ये डायग्राम दिया गया था, तो ये आपको सर्कुलर स्प्लिट डाई ऑप्शन करके आना था।
नेक्स्ट नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इसमें जो आपका एक्स पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका एंगल है, इसी को ऐसे एक्सटेंड करके लिखा है, तो ये एंगल का वैल्यू हो जाएगा 118 डिग्री। जो पॉइंट एंगल है, एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब इसी का पॉइंट एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्जिंग टूल। फोर्जिंग टूल का नाम क्या है? इस फोर्जिंग टूल का नाम है ड्रिफ्ट। ठीक है, इस फोर्जिंग टूल का नाम है ड्रिफ्ट। देखिए, एक आपका होता है पंच और दूसरा होता है ड्रिफ्ट। ठीक है, इसमें देखिए पंच का क्या यूज किया जाता है फोर्जिंग में? फोर्जिंग में किसी आपका मेटल पर जब आपको होल बनाना होता है तो पांच का उपयोग करना होता है, और पांच से अगर हम लोग होल बना लेते हैं, उसी का साइज को जब आपको इनलार्ज करना होगा, बड़ा करना होगा, तब ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। जैसा आपको होल बनाना है उसी शेप का आपको पांच का उपयोग करना है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा हेक्सागोनल कॉलर नाट का एक आपको इमेज दिया गया था, डायग्राम दिया गया था, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल कॉलर नाट। या अगर ऐसा आपको बोल्ट का साथ साथ ऐसा कॉलर या वसा जैसा दिया गया था, तो हेक्सागोनल कॉलर बोल्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको इंग्लिश पेपर में देखिए, जो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 10 क्वेश्चन है जो पेपर में आपको पूछा गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब एक्चुअली होता है विजिबल, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा मेरा हिसाब से? एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत अच्छे जो परफॉर्मेंस करते हैं। मेरा हिसाब से सिमिलर राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। लेकिन आप अगर इसका राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बता दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन मीनिंग एज द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट वर्ड का मीनिंग क्या है? कंप्लीट वर्ड का मीनिंग है किसी का अगर एडवाइस है या किसी का ऑर्डर है, उसको अगर वो सही तरह से अगर वो मतलब सलाह को अगर वो मानते हैं, किसी का ओबे करना, मतलब किसी का अगर ऑर्डर या एडवाइस को सुनता है, वो सलाह को अगर मानता है, तो उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट कहते हैं। मतलब क्या है? ओबे करना, मतलब उसको श्रद्धा करके उसी का बात पे चलना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, और मेरा हिसाब से उसका ऑप्शन नंबर डी। द कैसल वॉज डैश एट द टॉप ऑफ द हिल। तो कैसल हिल का ऊपर कहां था? रिमेन था, रिमेन तो नहीं होगा, ये आपका सिचुएटेड लग रहा है, रिमूव्ड या लेड। इधर होने का चांसेस है मेरा हिसाब से सिचुएटेड, लेड भी हो सकता है, लेकिन मेरा हिसाब से सिचुएटेड होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, जब भी मैं किसी भी पेपर का डिस्कशन करता हूं, एग्जाम पेपर का एनालिसिस करता हूं, मेनली एग्जाम पेपर का एनालिसिस करता हूं, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर मैं डिस्कशन करते करते रैंडमली जब डिस्कशन करते कभी कभी एक दो क्वेश्चन मुख से एक दो पॉइंट गलत निकल जाता है, तो वो अगर गलत निकल जाता है मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके लिख देता हूं कि इसका आंसर गलत हो गया, तो आप उसको सही कर लीजिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग हर वीडियो का एटलीस्ट कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। वी सर्च फॉर द कीज एवरीवेयर डैश कुड नॉट फाइंड देम। तो एज व्हाइल बट फॉर, तो देखिए इसका साथ साथ क्या हो जाएगा? वी सर्च फॉर द की एवरीवेयर व्हाइल कुड नॉट फाइंड देम। तो ये आपका एक्चुअली मेरा हिसाब से बट होगा, बट कुड नॉट फाइंड देम, तो बट होने का चांस ज्यादा है। ओके, किंतु होने का चांस ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एम्मा स्विच ऑफ द रूम वाज कोल्ड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गिविंग, हैविंग, टेकिंग या गेटिंग। तो अम्मा स्विच ऑफ द रूम वाज गेटिंग कोल्ड। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने का चांस है। ओके, इंग्लिश में आपको सिर्फ जानना था कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं। वी आर स्टेइंग इन ए केबिन डैश द लेक। तो एक्चुअली एक क्लोज टू द लेक होगा, तो क्लोज टू द लेक या नियर द लेक, तो मेरा हिसाब से क्लोज द लेक होगा आई थिंक, क्योंकि फार अगर होता तो फार अवे, या केबिन टू द लेक ऐसा तो नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो वी आर स्टेइंग इन ए केबिन नियर द लेक या क्लोज द लेक, एक्चुअली आपका नियर होने का चांस है। ओके, अगर क्लोज हो तो क्लोज टू द लेक होता, नियर होने का इसमें चांस है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, हैरी डैश हिज फ्रेंड टू द हॉस्पिटल ऑन हिज बाइक। तो एक्चुअली हैरी क्या हो जाएगा? हैरी टुक हिज फ्रेंड टू द हॉस्पिटल ऑन हिज बाइक। तो ये आपका फोर्थ नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। अगर आप
4 नंबर ऑप्शन को करके आए हैं। तो पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस विथ रिगार्ड ग्रामर मीनिंग एंड यूजेस। तो इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस आपको करना है ग्रामेटिकली और यूजेस के हिसाब से। देखिए सैम आस्क्ड हिज बाइक इन एन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो इसमें ऑल आर करेक्ट। टॉम वाज, इसमें कुछ लिखा है इन या हिज डॉग, तो ये एक्चुअली हमें समझ में नहीं है और एक्चुअली ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया था। देखिए ए पेंटिंग ऑफ वेस हैड पेंटेड ऑन द वॉल बीइंग प्रेजेंट वाज हैंगिंग बीइंग केप्ट गॉट स्टोलन, तो एक्चुअली हैड पेंटेड ऑन द वॉल, तो ये आपका वाज हैंगिंग या बीइंग केप्ट, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। मैं जब नहीं जानता हूं तो इसमें एग्जैक्ट राइट आंसर नहीं बता सकता हूं। देखिए मैट यूज टू ए पासपोर्ट एज ही हैड टू ट्रैवल अब्रॉड, तो ये आपका राइट आंसर होने का चांस है हैंडल्ड विथ, तो आई थिंक ये आपका हैंडल्ड विथ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होने का इसमें भी चांस है। नेक्स्ट, तो इसी का साथ साथ इस पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है और जितने हमसे हो पाया मैं उतने सारे क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन करके आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। अगर इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1-2 भी मिलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स पर उसी को पिन कर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स आपको चेक करते रहना जब भी मैं एग्जाम पेपर का एनालिसिस करूंगा। तो इंग्लिश से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको समझ में आ गया। आपको करेक्ट सेंटेंस आपको करना है अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली और उसी का यूज का हिसाब से ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिए आपको तो ऐसे हैंडल विथ में आपको बताया हूं और इसमें ग्रामेटिकली आपका क्या हो जाएगा वो आपको करना है। तो ऐसा क्वेश्चन IBPS हर जगह में 10 क्वेश्चन इसी लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।